गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास का सेकेंड नंबर पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और ये सेकेंड नंबर पार्ट है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो है बिहार का इतिहास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं बिहार का इतिहास। और सबसे पहले आप लोगों से उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि पेन और पेपर लेकर के एक एक पॉइंट का नोट करते जाइए, जो सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ ध्यान दीजिए, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद कौन सा वंश का उदय हुआ? तो शुंग वंश का उदय हुआ। मौर्य वंश की समाप्ति के बाद शुंग वंश का उदय हुआ और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? वीरदत्त की हत्या कर दी और उसके सत्ता पर अधिकार कर लिया। सत्ता पर अधिकार करने के बाद उन्होंने जो है अपने ही नाम पर, जिसे पुष्यमित्र शुंग, उनका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग था। तो उन्होंने क्या किया है? शुंग वंश की स्थापना की। यानी जितने भी शासक हुए वो अपने ही नाम पर उस राज्य का नाम रखते हुए अपना शासन करते गए, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी विदिशा को बनाई। किसको बनाई? विदिशा को बनाई। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन बना? देवभूति बना। बाद में क्या हुआ कि शुंग वंश का एक अंतिम शासक बना, उसका नाम क्या था? देवभूति था, ठीक है। उसके बाद है शुंग वंश के समाप्ति के बाद कर्ण वंश का स्थापना हुआ। शुंग वंश जब समाप्त हो गया तो कर्ण वंश का उदय हुआ। वासुदेव ने क्या किया था? देवभूति को हत्या कर दी। हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की, ठीक है। कर्ण वंश के बाद गुप्त वंश का फिर उदय हुआ, ठीक है। देखिए कैसे कैसे वंश चेंज होते जा रहा है, ठीक है। कर्ण वंश के बाद समाप्ति के बाद कौन सा वंश आया? तो गुप्त वंश का उदय हुआ। इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की। कौन? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्रीगुप्त ने की। उसके बाद है गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भी यही क्वेश्चन है। गुप्त वंश के जो शासक था समुद्रगुप्त, उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। यानी गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। उसके बाद है इन्हीं के शासन के काल में चीनी यात्री फाहियान क्या आया था? भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की। क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की, ठीक है। उसके बाद है गुप्त काल में विख्यात विद्वान। गुप्त काल के कुछ विख्यात विद्वान हैं जिनका नाम है वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। ये गुप्त काल के सबसे विख्यात विद्वान थे, ठीक है ना। यानी ये विद्या में सबसे उच्च श्रेणी के थे। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को ही कहा जाता है। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास का अगर स्वर्ण युग कहा जाए तो गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। गुप्त काल के बाद पाटलिपुत्र में मखौरी वंश की स्थापना हुई। गुप्त काल के बाद पाटलिपुत्र में मखौरी वंश की स्थापना की गई, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की। इसको भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की, ठीक है। उसके बाद है 1097 से 98 ईस्वी में तिरहुत में एक स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। उस राज्य का नाम क्या था? कर्नाटक था। 1097-98 में तिरहुत में कर्नाटक राज्य का उदय हुआ। इस राज्य की स्थापना नन्यदेव ने की थी। कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने की? तो नन्यदेव ने की थी। इस राज्य की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी, ठीक है। तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। बिहार में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक बख्तियार खिलजी था। बिहार में जो पहली बार आक्रमण कौन किया था? तो तुर्क शासक के रूप में बख्तियार खिलजी था, ठीक है। खिलजी ने 1198 ईस्वी में उदंतपुरी पर अधिकार कर लिया। उदंतपुरी को बिहार शरीफ भी कहते हैं, ठीक है।
खिलजी ने 1198 ईस्वी में उदंतपुरी पर क्या कर लिया, तो अधिकार कर लिया। सेन वंश के स्थापक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया यानी बंगाल थी। सेन वंश के स्थापक कौन थे, तो लक्ष्मण सेन थे। और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो नदिया थी। नदिया कहाँ है, तो बंगाल में है। ठीक है। उसके बाद है बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी लखनौती को बनाई। बख्तियार खिलजी अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो लखनौती को बनाई। उसके बाद है इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में हिसामुद्दीन इवज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया। हिसामुद्दीन इवज को क्या किया, तो उसको पराजित करके बिहार पर अधिकार कर लिया। कौन कर लिया, इल्तुतमिश ने। कब किया, तो 1225 में। ठीक है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो बिहार शरीफ थी। ठीक है। बिहार में बौद्ध बिहारों की ठहरने की स्थान को विहार कहा जाता था। बिहार में जो बौद्ध विहार थे, जो दर्शन बिहार में दर्शन करने आते थे, बिहार के कुछ दार्शनिक स्थल को देखने आते थे, भगवान बुद्ध को जो देखने आते थे, उनकी मूर्ति को, उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने आते थे। तो क्या था कि बिहार में बौद्ध विहारों के ठहरने के स्थान को विहार कहा जाता था। जो जहाँ आकर ठहरते थे उस स्थान का क्या नाम था, तो विहार था। इस राज्य में बौद्ध विहारों की संख्या अधिक थी। उसके बाद क्या था कि जो बौद्ध विहार थे उनकी संख्या बढ़ गया था। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जिस स्थान पर वो ठहरते थे उसको विहार से बिहार कहा जाने लगा। यानी हमारे यही बिहार है जहाँ पे बौद्ध विहारों की संख्या पहले बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादातर संख्या में जो है बिहार में भ्रमण करने के लिए आते थे। ठीक है। तो ये विहार पहले था, विहार से बाद में इसका एक अपभ्रंश शब्द बिहार कहा जाने लगा। ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तिरहुत क्षेत्र पर तुर्कों का अधिकार होने के बाद तुगलक ने बैनवार वंश की स्थापना की। ठीक है। किस वंश की स्थापना की, तो बैनवार वंश की स्थापना की। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो शिव सिंह था। बैनवार वंश जो था, उस बैनवार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक शिव सिंह था। शिव सिंह के दरबार में प्रसिद्ध कवि विद्यापति थे। मलिक इब्राहिम, जिन्हें बाया भी कहा जाता है, ये तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है। तुगलक काल में सबसे प्रसिद्ध प्रशासक कौन था, तो इब्राहिम था, मलिक इब्राहिम। ठीक है। उनको बाया नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार का क्या क्या नियुक्त किया, तो बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है। इस फैक्ट को याद रखेंगे। बाबर ने जलाल खां बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। जलाल खां को, यहाँ पे हमने को लिखा है। ठीक है। बाबर ने जलाल खां को बिहार का प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। 1541 ईस्वी में अफगान शासक शेर शाह सूरी ने पटना को बिहार की राजधानी बनाया। क्या बनाया, तो बिहार की राजधानी बनाया। ठीक है। उसके बाद है मुगल शासक अकबर ने 1574 ईस्वी में अफगान शासकों से पटना जीत लिया। ठीक है। जो मुगल शासक अकबर थे वो 1574 ईस्वी में अफगान शासकों से क्या जीत लिए, तो पटना शहर जीत लिए। ठीक है। उसके बाद है शेर शाह ने हुमायूं को बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में पराजित किया। चौसा की लड़ाई में कौन पराजित हुआ, तो चौसा की लड़ाई में जो है हुमायूं पराजित हुआ और शेरशाह सूरी ने उन्हें पराजित कर लिया। ठीक है। चौसा कहाँ है, तो बक्सर के निकट है। और चौसा का युद्ध जो है, चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर लिया। इस फैक्ट को याद रखेंगे। उसके बाद है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र के निकट पटना नगर की स्थापना की।
ठीक है, ये जितने भी सारे हम पढ़ रहे हैं सारे बिहार का इतिहास है, बिहार के अंदर में हुई घटना को जो है हम दोहरा रहे हैं। उसके बाद है ग्रैंड ट्रैंक रोड शेरशाह ने ही बनवाया था। ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह ने ही बनवाया था। ठीक है ना, शेरशाह अपने जीवन काल में बहुत तरह के विकास भी किया। ठीक है, 1621 ईस्वी में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, जो 1621 ईस्वी में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को क्या नियुक्त किया? तो बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। उसके बाद है औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में अपने पौत्र अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में अपने पौत्र अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। बाद में बिहार के सूबेदार अजीम ने बिहार का नाम बदलकर अजीमाबाद रख दिया। क्या रख दिया? तो अपने ही नाम पर अजीमाबाद रख दिया उसे। ठीक है, उसके बाद 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई। 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो मुर्शिदाबाद को बनाई। ठीक है, फर्रुखसियर एक पहला सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना शहर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1712 ईस्वी में। फर्रुखसियर जो है एक वैसे पहला एक सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। इसे याद रखेंगे। मध्यकालीन बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय सूफी सिलसिला किसे कहा जाता था? तो फिर सऊदी को। मध्यकालीन बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय सूफी सिलसिला तो फिर सऊदी था। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच पटना नगर फारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य जो था वो पटना फारसी का सबसे जो है पटना जो शहर था वो फारसी शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र रहा। ठीक है, 1743 ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने बिहार पर आक्रमण किया। ठीक है ना, 1743 ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने बिहार पर आक्रमण किया। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। और नौवें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर थे। तो सिखों के प्रथम गुरु नानक एवं नवें गुरु तेग बहादुर सिंह का बिहार में आगमन हुआ। ठीक है, उसके बाद है बिहार में सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है अंग्रेज ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र बिहार में 1651 ईस्वी में स्थापित किया। ठीक है ना, अंग्रेज ने बिहार में पहला व्यापारिक केंद्र कब स्थापित किया? तो 1651 ईस्वी में स्थापित किया। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय पुर्तगाल, यहाँ पे दिया हुआ है बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय देश पुर्तगाल की व्यापारी कंपनी बिहार में आई। ठीक है, यानी बिहार में जितना भी कंपनी बैठाया गया उसमें सबसे पहले व्यापारी कंपनी के रूप में जो है यूरोप देश बिहार में अपना कंपनी बैठाया। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। पहले यूरोप बैठाया, उसके बाद अंग्रेज आए या डच आए, लेकिन पहला जो है यूरोप ने ही अपना व्यापारी कंपनी बिहार में बैठाया था। उसके बाद है बिहार में डच देशों ने अपनी फैक्ट्री की स्थापना कब की? तो बिहार डच देश जो है 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी बिहार में। बिहार के नजीम राजा
रामनारायण ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरा तैयार करने के लिए अनुमति दी थी। ठीक है ना, बिहार के जो नजीम राजा रामनारायण जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरा तैयार करने के लिए अनुमति दी भारत में। ठीक है। 1761 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ठीक है, पहले उनका राजधानी कहाँ था, तो मुर्शिदाबाद था, और उसके बाद क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। कब की, तो 1761 ईस्वी में। किसने की, तो मीर कासिम ने की। ठीक है। पटना हत्याकांड यहाँ पे है। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री किसने स्थापित की, तो मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री जो है मीर कासिम ने स्थापित की थी, याद रखेंगे। एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पटना हत्याकांड। ठीक है, पटना हत्याकांड क्या है, इसके बारे में जानिए। 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज ने पटना को लूटा। क्या किया, पटना को लूटा तथा निर्दोष लोगों की हत्या की। यह घटना पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज फौज ने मीर कासिम अवध के नवाब, देखिए फिर से ध्यान देंगे, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज क्या किया, तो अंग्रेज फौज ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय की जो संयुक्त सेना थी उसको पराजित कर लिया। ठीक है, पराजित कर लिया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो सर हेक्टर मुनरो ने किया था। सर हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है पटना में गोल घर का निर्माण। पटना में गोल घर का निर्माण कब किया गया था, तो 1783 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था, तो अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। इस गोल घर का जो निर्माण अनाज के भंडारण के लिए तैयार किया गया था। ठीक है। उसके बाद है 1822 से 1870 ईस्वी तक बिहार का पटना नगर बहावी आंदोलन का क्या था, मुख्य केंद्र था। 1822 से 1870 तक था, किसका केंद्र था, तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना शहर। ठीक है। उसके बाद है बिहार में बहावी आंदोलन की बागडोर किसने संभाली थी, तो बिहार में बहावी आंदोलन की बागडोर जो था वो लियाकत अली खान के हाथों में था। ठीक है ना। उसके बाद हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। ठीक है, इतना ही पर जो है बिहार का इतिहास हमारा एंड होता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।